मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बर्नर का उपसय संयोजकता का सिद्धांत। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलिए बच्चों, इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों, 1893 में बर्नर्स ने, यानी कि अल्फ्रेड वर्नर ने, बच्चों इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर ने उपसय संयोजन यौगिकों की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर्स, उपसय संयोजन यौगिकों की संरचना, स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज, यानी कि गुणों की व्याख्या करने के लिए उपसय संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहने का मतलब है कि अल्फ्रेड वर्नर ने उपसय संयोजन यौगिकों, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस इंपॉर्टेंट थ्योरी को दिया था। बच्चों, अल्फ्रेड वर्नर के बारे में कहा जाता है कि एक दिन रात के 2 बजे 2 AM पर, रात के 2 बजे इन्होंने अपने बिस्तर को त्याग दिया और अपने स्टडी रूम में इंटर किया। किस में इंटर किया? स्टडी रूम में इंटर किया और अपनी स्टडी टेबल पर इस थ्योरी को लिखना स्टार्ट किया और कंटिन्यू तब तक लिखा जब तक कि ये थ्योरी कंप्लीट नहीं लिख गई। इसको लगातार उन्होंने लिखा। बताया जाता है कि उस दिन इन्होंने शाम के 5 बजे तक इस थ्योरी को कंटिन्यू लिखा था। तो ये इनके बारे में ये बात प्रचलित है कि इन्होंने किस तरह से इस थ्योरी को लिखा था। बच्चों, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जब 1893 में इस थ्योरी को दिया था, उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज नहीं हो पाई थी 1893 में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज, जैसा कि आपको पता होगा, 1897 में हुई थी। इन सब वजहों से बर्नर के उपसय संयोजकता सिद्धांत को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि इन्होंने बिना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के उपसय संयोजन यौगिकों की स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिए थे। तो बच्चों, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट इनके फैक्ट्स को मैं क्लियर करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये तो उनका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। अब इनकी थ्योरी के फैक्ट्स को मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, इन्होंने जो फैक्ट्स दिए थे उनको पॉइंट वाइज देखते हैं। बच्चों, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि धातुएं जो होती हैं, अब देखिए बच्चों, आप अभी तक जो मेरे पिछले लेक्चर्स को आपने देखा होगा, तो अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि जो उपसय संयोजन यौगिक होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु होता है, जिससे लिगेंड जुड़े होते हैं और ये पूरी व्यवस्था उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर होती है, जिसको बड़े ब्रैकेट में बंद रखते हैं और इसके बाहर साधारण आयन होते हैं। आपको यही व्यवस्था अभी तक मैंने आपको बताई। जो एक उपसय संयोजन यौगिक होता है उसमें जो ये बॉक्स होता है, जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इसमें बड़े ब्रैकेट में क्या होता है? केंद्रीय धातु होता है। और क्या होते हैं इसमें बच्चों? और इसमें लिगेंड होते हैं। और इसके बाहर क्या होता है बच्चों? इसके बाहर जो होता है, इसके बाहर साधारण आयन होते हैं। ये आपको उपसय संयोजन यौगिकों के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे
CONH3 का होल 6 और Cl3 मैं लिख दूं, तो इसमें बच्चों CO क्या है, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट बच्चों यहां पर केंद्रीय धातु है। और NH3 क्या है, NH3 क्या है बच्चों, आप जानते हो NH3 एक उदासीन लिगेंड है। NH3 एक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, उदासीन है। और Cl क्या है, साधारण आयन है। और कैसा साधारण आयन है, यहाँ पर ऋण आयन है। तो इस तरह से अभी तक आप ये बातें मॉडर्न में, मतलब प्रेजेंट में इस तरह की बातें आप जानते हैं कि उपसय संयोजन यौगिक इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, केंद्रीय धातु से, केंद्रीय धातु से। तो बर्नर ने ये बताया कि जो धातु में है, जो धातु में है, जो धातु में है उनमें दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं जिनको उन्होंने नाम दिया प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं। इनको कहते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंसीज, पीवी, प्राइमरी वैलेंसीज। और द्वितीयक संयोजकताएं, द्वितीयक संयोजकताएं। ध्यान से बच्चों समझते चलें, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, आपको बड़े आसानी से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि धातुओं में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। और इन्होंने ये बताया, फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं, इन्होंने ये बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋण आयनों से संतुष्ट होती हैं। किससे संतुष्ट होती हैं, ऋण आयनों से। कौन, प्राइमरी वैलेंसीज किससे संतुष्ट होती हैं, ऋण आयनों से। और इन्होंने ये बताया जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं, लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं। क्या बताया इन्होंने कि प्राथमिक संयोजकताएं ऋण आयनों से संतुष्ट होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं। फिर एक बार समझो, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट क्या बताया कि धातुओं में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। सेकंड फैक्ट क्या, इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋण आयनों से संतुष्ट होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं केवल लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं। इन्हीं को अगर हम मॉडर्न वर्तमान धारणा में समझें, वर्तमान परिपाठी में समझें, तो वर्तमान परिपाठी में जो ये प्राथमिक संयोजकताएं हैं, प्राइमरी वैलेंसीज हैं, इनको हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं इनको हम बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या बोलते हैं। उपसय संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बच्चों है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वर्तमान जो धारणा प्रचलित है उपसय संयोजन यौगिकों के बारे में, तो यहाँ पर वर्तमान धारणा में जो पहले बर्नर ने प्राथमिक संयोजकताएं बोला था उसको अब एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीकरण संख्या से, और जो उन्होंने द्वितीयक संयोजकताएं वर्ड यूज किया था उसको एक्सप्लेन करते हैं अब उपसय संयोजन संख्या से। तो बच्चों वर्तमान कॉन्सेप्ट को भी इससे मिलाकर आप इसको देख सकते हैं। अब बच्चों इन्होंने थर्ड फैक्ट क्या बोला, तीसरा फैक्ट क्या बोला, इन्होंने ये बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो अधिशात्मक होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं कैसी होती हैं बच्चों, अधिशात्मक। कौन, प्राइमरी वैलेंसीज। अधिशात्मक कौन है, प्राइमरी वैलेंसीज। और इन्होंने ये बताया कि जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो दिशात्मक होती हैं, जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो दिशात्मक होती हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं वो दिशात्मक होती हैं। बच्चों आपको वैलेंसी में 11th क्लास में संयोजकता वाले चैप्टर में आपको, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको ये फैक्ट क्लियर किया गया था कि जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है वो दिशात्मक बंधों से बनती है, अधिशात्मक बंधों से नहीं बनती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ उपसय संयोजन यौगिकों की जो ज्योमेट्री होती है
वो द्वितीयक संयोजकताओं के विन्यासों से क्लियर होती है। यानी कि उपसह संयोजन यौगिकों की जो ज्योमेट्री है उसको डिसाइड कौन करता है? द्वितीयक संयोजकताएं। द्वितीयक संयोजकताएं डिसाइड करती हैं कि ज्योमेट्री किस तरह की आएगी। वैसे भी बच्चों आपने ज्योमेट्री इसमें जो पढ़ी है वो चतुष्फलकी, वर्ग समतली और अष्टफलकी, ये 3 प्रकार की ज्योमेट्री आपने यहां पर उपसह संयोजन यौगिकों की देखी है। अब बच्चों अगर देखा जाए तो चतुष्फलकी कब बनती है? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया मेटल, सेंट्रल मेटल ले लिया, एक लिगेंड यहां पे मान लो आपका जुड़ा है, एक लिगेंड यहां पे जुड़ा है, एक लिगेंड यहां पे आपका जुड़ा है और एक लिगेंड यहां पे जुड़ा है। तो अब यहां पर जो बच्चों ज्योमेट्री आएगी, जैसे मैं इसको ज्वाइन करा देता हूं इससे और इसको ज्वाइन करा देता हूं इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आप देख रहे हो कि ये जो ज्योमेट्री आ रही है ये चतुष्फलकी आ रही है। कैसी आ रही है? चतुष्फलकी। 1 2 3 4, एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक ये, चौथा फलक ये ज्योमेट्री कैसी है? चतुष्फलकी है। इसी तरह से अगर बच्चों सेंट्रल मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हैं इस तरह से, एक मान लो यहां जुड़ा हुआ है, एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा है और एक ऐसे जुड़ा है, इस तरह से जुड़े हैं। या ऐसे मान लो बच्चों, या ऐसे मान लो एक ऐसे जुड़ा है, दूसरा ऐसे जुड़ा है, तीसरा ऐसे जुड़ा है, चौथा ऐसे जुड़ा है। तो अब इनको ज्वाइन करो। ये बच्चों ज्योमेट्री आती है वर्ग समतली। कैसी आती है? वर्ग समतली। ये क्या थी? चतुष्फलकी। ये क्या है? चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल। अब ये क्या है? वर्ग समतली, वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर। अब अगले प्रकार की देखते हैं बच्चों। अगले प्रकार के लिए क्या करते हैं? मान लो ये सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड ये जुड़ा है, एक लिगेंड ये जुड़ा है, एक लिगेंड ऐसे जोड़ दिया, एक लिगेंड ऐसे जोड़ दिया, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लंबवत, और इनको ऐसे मैंने ज्वाइन कराया है, इसको ऐसे ज्वाइन कराया है, इसको ऐसे ज्वाइन कराया, इसको ऐसे ज्वाइन कराया। अब अगर ये कॉर्नर्स मैं इससे ज्वाइन करा दूं ऐसे ऐसे, तो आप देखते हैं कि 4 फलक ऊपर बन रहे हैं। और यही कॉर्नर्स अगर नीचे वाले लिगेंड से ज्वाइन करा दें, देखो बच्चों, देखो आप रफ में बना के इसको चेक कर सकते हैं, तो 4 फलक नीचे बनेंगे। कुल मिलाकर जो ज्योमेट्री बन रही है वो अष्टफलकी है। कैसी है? अष्टफलकी है। कैसी है? अष्टफलकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो उपसह संयोजन यौगिकों की ज्योमेट्री को निर्धारित करती हैं। एक बार फिर इन तीनों फैक्ट्स को बच्चों समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। फिर मैंने आपको बताया सेकेंड फैक्ट में कि प्राथमिक संयोजकताएं रेडायनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। और मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक संयोजकताओं को ऑक्सीकरण संख्या से व्यक्त करते हैं और द्वितीयक संयोजकताओं को उपसह संयोजन संख्या से डिनोट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और है, इसको भी समझ लीजिए कि प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइनों से डिनोट किया जाता है। ये प्राथमिक वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने का तरीका है और द्वितीयक संयोजकताओं को ठोस लाइन के द्वारा, यानी कि बिना कटी लाइन से व्यक्त किया जाता है। किसको? सेकेंडरी वैलेंसीज को। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको जो फैक्ट्स क्लियर कराए हैं वो अभी तक 3 फैक्ट्स क्लियर कराए हैं। आप परेशान ना हो, इसको क्लियर कराने के बाद में मैं आपको एक क्लियर नोट्स बोर्ड पर आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। अभी आपको केवल और केवल इसको समझना है। तो एक बार फिर देखते हैं। फैक्ट फर्स्ट ये कहता है कि धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंड फैक्ट ये कहता है
कि प्राथमिक संयोजकताएं ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइनों से लिखा जाता है या बनाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकताओं को सॉलिड लाइनों से एक्सप्लेन किया जाता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिपाठी में वही प्राइमरी वैलेंसीज को जो बर्नर्स ने दी थी उसको ऑक्सीकेट संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सप्लेन करते हैं और द्वितीयक संयोजकताओं को यानी कि सेकेंडरी वैलेंसीज को उपसह संयोजन संख्या से एक्सप्लेन करते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये बताता है कि प्राथमिक संयोजकताएं अधिशात्मक होती हैं। बच्चों, जो अधिशात्मक बॉन्ड होते हैं वो ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं, यानी कि इनकी कोई दिशा नहीं होती है। और ये बताया कि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं। अब जो दिशात्मक बॉन्ड होते हैं वही ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं, यानी कि उपसह संयोजन यौगिकों की ज्यामिति जो होती है वो द्वितीयक संयोजकताओं के विन्यासों पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री जो उपसह संयोजन यौगिकों की होती है वो मोस्टली 3 टाइप की होती है, चतुष्फलकी, वर्ग समतली एंड अष्टफलकी, यानी कि ओक्टाहेड्रल। चतुष्फलकी इस तरह से बनती है, वर्ग समतली इस तरह से बनती है और अष्टफलकी इस तरह से बनती है। तो बच्चों अब आगे वाले फैक्ट्स देखते हैं, इनको मैं साफ करता हूं। तो अभी तक 3 फैक्ट्स क्लियर हुए। बच्चों आप ध्यान से इसको समझते चलो, आपको अभी मेरा वीडियो समाप्त होते होते आपको ये लर्न हो जाएगी थ्योरी, बिल्कुल से अच्छी तरह से आपको ओरली लर्न होने वाली है। बस आप दिमाग कंसंट्रेट बनाए रखिए। अब आते हैं बच्चों फैक्ट नंबर 4 पर। अभी तक कितने फैक्ट हुए? 3। फैक्ट नंबर 4 बच्चों ये कहता है कि जब उपसह संयोजन यौगिकों को जल में घोला जाता है, उपसह संयोजन यौगिक को कहां डाल रहे हैं? जल में। किसको डाल रहे हैं? उपसह संयोजन यौगिक को। बर्नर ने यह कहा कि जब उपसह संयोजन यौगिकों को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकताएं यानी कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं? आयनित हो जाती हैं। प्राथमिक वैलेंसीज क्या होती हैं? आयनित हो जाती हैं, क्योंकि वो ऋण आयनों से जुड़ी होती हैं, यानी कि उनके ऋण आयन जो हैं वो आयनित हो जाते हैं। ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं यानी कि सेकेंडरी वैलेंसीज अनआयनित रहती हैं। अनआयनित रहती हैं, यानी कि लिगेंड जो हैं वो आयनित नहीं होते हैं। बच्चों एक बार फिर इसको समझो। बर्नर ने ये कहा कि जब उपसह संयोजन यौगिक को जल में घोलते हैं तो प्राथमिक संयोजकताएं ऋण आयनों से जुड़ी होने के कारण आयनित हो जाती हैं, यानी कि उनके ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित रहती हैं क्योंकि ये लिगेंडों से जुड़ी होती हैं, लिगेंड आयनित नहीं होते हैं। और बर्नर ने उस समय यह बताया कि जो उपसह संयोजन यौगिक का जो अनआयनित भाग है, अनआयनित भाग है, उन्होंने इसको अनआयनित भाग को बड़े ब्रैकेट में लिखा और आयनित भाग को ब्रैकेट से बाहर लिखा। उन्होंने लिखने का तरीका बताया कि उपसह संयोजन यौगिक को इस तरह से लिखेंगे, उसका अनआयनित भाग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और आयनित भाग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ये किसने बताया बच्चों? अल्फ्रेड बर्नर ने। अब आते हैं इसके फैक्ट नंबर 5 पर। फैक्ट नंबर 5 ये कहता है कि जो द्वितीयक संयोजकताओं से लिगेंड जुड़े होते हैं, द्वितीयक संयोजकताओं से कौन जुड़े हैं? लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी से। उन्होंने ये कहा कि द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े लिगेंडों को विभिन्न प्रकार से अंतराकाश में व्यवस्थित किया जा सकता है या विभिन्न प्रकार से अंतराकाश में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार इन लिगेंडों का विन्यास भिन्न भिन्न होता है। इन लिगेंडों का विन्यास भिन्न भिन्न होता है। किन लिगेंडों का? जो द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े होते हैं। इसी कारण से उपसह संयोजन यौगिक त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट हमारा ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो लेक्चर वीडियो नंबर 4 को देखें, जो इसी चैनल पर अपलोड है, तो आपको समावयवता की पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ये किस तरह से
बनती है और कितने प्रकार की होती है, ये आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। तो उस समय बर्नर ने बता दिया था कि जो लिगेंडों का जो विन्यास होता है वो समावयवता को निर्धारित करता है। किस समावयवता को? त्रिविम समावयवता को। अब आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 पर तो सारे पॉइंट आपके दिमाग में दौड़ने चाहिए। पॉइंट नंबर 6 बर्नर ने ये कहा था कि हाँ बच्चों, पॉइंट नंबर 6 जो मैं बताने जा रहा हूं तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। बच्चों, बर्नर ने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, कोबाल्ट थर्ड की अपक्रिया कराई NH3 से। कोबाल्ट थर्ड की अपक्रिया कराई NH3 से, अमोनिया से, और प्राप्त यौगिक को वायु में ऑक्सीकृत किया, जिससे उनको जो यौगिक प्राप्त हुए वो आप देखो, जिससे उनको अलग अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त हुए। कितने यौगिक प्राप्त हुए वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उनको यौगिक प्राप्त हुए COCl3.6NH3, एक यौगिक U प्राप्त हुआ, दूसरा COCl3.5NH3.H2O, और उनको अगला यौगिक प्राप्त हुआ COCl3.5NH3 और COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। तो उनको ये 5 यौगिक प्राप्त हुए। अब बात फिर आप समझो कि बर्नर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कोबाल्ट थर्ड की अमोनिया से अपक्रिया कराई और प्राप्त यौगिक को वायु में ऑक्सीकृत करके ये 5 यौगिक प्राप्त किए। और इन यौगिकों में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? इससे क्वेश्चन बनता है। आपको एक उपसह संयोजन यौगिक दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें प्राइमरी बैलेंसीज, प्राथमिक संयोजकताएं कितनी हैं और द्वितीयक संयोजकताएं कितनी हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक संयोजकता का सीधा मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर से, और द्वितीयक संयोजकता का सीधा नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो आप बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बर्नर की थ्योरी के समय की है तो फिर आप इसको डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो इन बातों को या इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पॉइंट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से बच्चों समझते चलिए। हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बर्नर ने अपने सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए कोबाल्ट थर्ड की अपक्रिया अमोनिया से कराई और प्राप्त यौगिक को वायु में ऑक्सीकृत करके ये 5 यौगिक प्राप्त किए। और इन यौगिकों में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया, अब ध्यान से समझना, इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई। किससे बच्चों कराई? फिर एक बार समझो, इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई और जो अपक्रियाएं प्राप्त की उनका अध्ययन किया। अब बच्चों, जब इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराते हैं तो कौन कौन सी अपक्रियाएं प्राप्त होती हैं, पहले इनको समझते हैं। अब बच्चों इधर वाला पार्ट में आपको इधर वाला पार्ट में साफ करने जा रहा हूं। और इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन से होती है तो किस तरह की अपक्रियाएं आती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, COCl3.6NH3 अपक्रिया किससे कराई? सिल्वर नाइट्रेट विलयन से। क्या बच्चों मिला? बच्चों यहां से मिला 3 मोल सिल्वर क्लोराइड।
क्या मिला? 3 मोल सिल्वर क्लोराइड। और COCl3 COCl3.5NH3.H2O COCl3.5NH3.H2O इसकी अपक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई तो क्या मिला बच्चों? तो मिला बच्चों 3 मोल AgCl। अभी बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए। फिर इन्होंने COCl3.5NH3 इसकी, अब इन सबका बच्चों एक एक मोल ले रहे हैं। इसका लिया मैंने 1 मोल, इसका लिया बच्चों मैंने 1 मोल, और इसका भी लेंगे 1 मोल। इसकी भी अपक्रिया इन्होंने कराई सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, तो क्या मिला बच्चों? मिला 2 मोल AgCl। फिर इसको अब साफ कर रहा हूं बच्चों में, आपको समझना है और तैयार करना है इसको। फिर क्या किया? COCl3.4NH3 इसका ही बच्चों लिया 1 मोल, और इसकी भी अपक्रिया कराई AgNO3 से। तो क्या हुआ बच्चों? 1 मोल AgCl मिला। इसके बाद COCl3.3NH3 इसका भी 1 मोल लिया, और इसकी भी अपक्रिया कराई किससे? सिल्वर नाइट्रेट विलयन से। तो क्या हुआ? तो नो रिएक्शन, कोई अपक्रिया नहीं हुई। अब बच्चों इनकी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। यहां पर 3 मोल AgCl बन रहा है, और यहां पर भी 3 मोल AgCl बन रहा है। यहाँ 2 मोल AgCl बन रहा है, और यहाँ 1 मोल AgCl बन रहा है। अब देखो 3 मोल AgCl, यानी कि यहां से 3Cl निकल गए। अब 3Cl निकलने के लिए 3Ag की जरूरत पड़ी। इसका मतलब यहां हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 3Cl निकले हैं उसकी जगह पे आया है NO3, तो यहां हो जाएगा NO3 का होल थ्राइस डॉट 6NH3 प्लस 3AgCl। इसी तरह से यहां से 3Cl निकले हैं, तो यहां 3Cl को निकालने के लिए 3Ag की जरूरत पड़ेगी। यानी कि क्या बनेगा? यहां NO3 का होल थ्राइस CO, बच्चों इसको सही से लिख लेते हैं, CO। अब ये Cl तो निकल गया बच्चों, यहां से Cl तो निकल गया। यहाँ क्या बचा? NO3 का होल थ्राइस डॉट 5NH3 डॉट H2O प्लस 3AgCl। अब इसी तरह से यहां देखो बच्चों, यहां AgCl के 2 मोल हैं, यानी कि दो Cl निकले। 2 Cl के लिए हमें 2 Ag चाहिए, इसलिए 2 का गुणा यहां पर कर देंगे। तो यहां देखो COCl, दो Cl निकले, तो यहां NO3 आएंगे आपके 2। NO3 कितने आएंगे? 2 डॉट 5NH3 प्लस 2AgCl। अब इसे देखिए, यहां 1 Cl निकल रहा है, 1 मोल AgCl लिखा है, तो यहां 1 Cl के लिए 1 Ag चाहिए। इट मीन्स 1 AgNO3 में चाहिए। तो देखो एक Cl निकला, तो NO3 फिर Cl2 डॉट 4NH3। ठीक। अब यह नो रिएक्शन, तो यहां इस तरह की कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो कोई बात ही नहीं आगे होगी। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से जो वर्नर ने किया और ये अपक्रियाएं उनको प्राप्त हुई, तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो उपसह संयोजन यौगिक है
इसमें जो साधारण आयन है वो कितने हैं? 3 साधारण आयन है, तभी 3 AgCl बने, यानी कि 3 मोल AgCl बने। और यहां पर भी साधारण आयन कितने हैं? 3 हैं। यहां साधारण आयन कितने हैं? 2 हैं। यहां साधारण आयन कितना है? 1 है। ये क्या है? ऋण आयन है। और ऋण आयन को किससे बच्चों व्यक्त करते हैं? ऋण आयन को प्राथमिक संयोजकताओं से व्यक्त करते हैं। ऋण आयनों को किससे व्यक्त करते हैं? प्राथमिक संयोजकताओं से, यानी कि प्राथमिक संयोजकताएं जो हैं वो ऋण आयनों से संतुष्ट होती हैं। अब इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यहां पर COCl3.6NH3 में प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 3। इसी तरह से COCl3.5NH3.H2O में भी प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 3। और COCl3.5NH3 में प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 2। चूंकि इसमें ऋण आयन मिले हैं 2, ये आयनित हो गया है। आयनित होकर के इसने कितने? COCl3.5NH3 आयनित होकर के कितने ऋण आयन दे रहा है? 2 ऋण आयन दे रहा है, 2Cl- दे रहा है। तो यहां पर प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 2। और COCl3.4NH3 की AgNO3 से अपक्रिया से 1 मोल AgCl बन रहा है, यानी कि यहां पर एक Cl- आ रहा है। एक Cl- कहां से मिला है? इससे मिला है, यानी कि ये एक ऋण आयन दे रहा है। तो यहां प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 1 और यहां प्राथमिक संयोजकताओं की संख्या है 0, क्योंकि इसका आयनन हो ही नहीं रहा है। अगर आयनन होता तो AgCl का कोई ना कोई मोल हमको जरूर प्राप्त होता है। अब इनको व्यक्त कैसे किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइनों से डिनोट किया गया और द्वितीयक संयोजकताओं को सॉलिड लाइनों से डिनोट किया गया। अब देखते हैं COCl3.6NH3, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है बच्चों? CO। अब देखिए इससे कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6NH3। NH3 लिगेंड कितने जुड़े हैं? 6। इनको ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। ये मैंने कौन सी लाइनें बनाई? सॉलिड लाइनें बनाई। ध्यान से देखना। तो इनसे क्या जोड़ना है मुझको? लिगेंड जोड़ना है NH3। यहाँ पे लिगेंड कौन है बच्चों? NH3। क्या जोड़ना है मुझे? NH3। सॉलिड लाइनों से क्या जोड़ा जाता है? द्वितीयक संयोजकताएं व्यक्त होती हैं सॉलिड लाइनों से और इससे जुड़ता है लिगेंड। अब इसके बाद इसमें जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं वो 3 हैं और जिससे ऋण आयन जुड़ा हुआ है। तो देखो, पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी प्राथमिक संयोजकता और तीसरी प्राथमिक संयोजकता, और इससे क्या जुड़ेगा? Cl। 1 2 3 1 2 3। तो ये एक्सप्लेनेशन किसका हो गया? COCl3.6NH3 का, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने। अब इसका देखिए, CO पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये किसकी संयोजकताएं हैं? किसकी द्वितीयक संयोजकताएं हैं? कोबाल्ट की। किसमें? COCl3.5NH3 में, .5NH3 यहां पर 5 NH3 लिगेंड है और 1 H2O लिगेंड है। जोड़ के देखते हैं। पहले NH3 को जोड़ते हैं। 1 2, चाहे ऐसे देखो, 1 2, यहां 3 कर दो, यहां 4 कर दो, यहां 5 कर दो, तो 5 NH3 लिगेंड हो गए और 1 H2O लिगेंड है। इसको यहां जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो। किसको? NH3 लिगेंड को, H2O लिगेंड को। अब देखो बच्चों, इसमें 3 प्राथमिक संयोजकताएं हैं। तो देखो, इसको बना लो 1 2 and 3, 1 2 3। ठीक बच्चों, अब आते हैं COCl3.5NH3 पर। इसको देखते हैं। COCl3.5NH3, इसमें बच्चों ध्यान से आप देखो,
इसमें रेडाइन कितनी मिली? 2। तो प्राथमिक संयोजकताएं 2 होंगी और द्वितीयक संयोजकताएं कौन आयनित नहीं हुआ? एक Cl आयनित नहीं हुआ, 5 NH3 नहीं आयनित हुए, यानी कि यहां पर 5 NH3 लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है। तो इसमें द्वितीयक संयोजकताएं बनेंगी 5 1 6 बनेंगी। ऐसे बना लेते 1 2 3 4 5 6। प्राथमिक संयोजकताएं 2 1 2। अब देखो 5 NH3 लिगेंड है, NH3 5 जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 और एक Cl लिगेंड और रेडाइन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकताएं 2 और द्वितीयक संयोजकताएं 6। अब आते हैं बच्चों इस पर COCl3.4NH3 पर। अब देखो इसमें अनआयनित कौन नहीं हुआ है? 2 Cl अनायनित नहीं हुए और 4 NH3 नहीं अनायनित हुए, यानी कि लिगेंड टोटल है 6, 4 और 2 6। और आयनित कौन हुआ? एक Cl, तो एक इसमें रेडाइन है, कहने का मतलब एक इसमें प्राथमिक संयोजकता है। इसको भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक प्राथमिक संयोजकता है, तो इसको ऐसे बना दिया। प्राथमिक संयोजकता से किसको जोड़ना है? Cl को। लिगेंड इसमें 4 NH3 है, 1 2 3 4 और 2 Cl है। ठीक, अब आप क्लियर इनको बता सकते हैं। इन सबकी मैंने वर्नर ने जो इनका एक्सप्लेनेशन दिया था वो मैंने बना दिया, कैसे इनको डिनोट करते हैं, कैसे प्राथमिक संयोजकताओं को डिनोट करते हैं, कैसे द्वितीयक संयोजकताओं को। आप बता सकते हैं कि इसमें प्राइमरी वैलेंसीज कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है। इसमें प्राइमरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंस, इसमें भी प्राइमरी वैलेंसीज कितनी हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हैं, प्राइमरी वैलेंसीज कितनी हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हैं। इसी तरह से इसमें प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसी। गैस करिए, गैस क्या करना है बच्चों, इसमें सॉलिड लाइन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6, डॉटेड लाइन है 1 2 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3। इसमें भी देखो बच्चों सॉलिड लाइन है 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6, डॉटेड लाइन है 1 2 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3। सॉलिड लाइन है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6, डॉटेड लाइन है 1 2 2, तो प्राइमरी वैलेंसी 2, प्राइमरी वैलेंसी 2। इसमें देखिए सॉलिड लाइन है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी 1। अब बच्चों इन चारों की मैंने स्ट्रक्चर बना दी, संरचना बना दी। अब इसके बाद एक ये बचा COCl3.3NH3, इसमें प्राइमरी वैलेंसीज नहीं है, तो इसमें कोई डॉटेड लाइन नहीं बनेगी जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां बना के देखते हैं CO 1 2 3 4 5 6 और इसमें 3 Cl लिगेंड है और 3 NH3 लिगेंड है। NH3 3 जोड़ दो 1, NH3 कितने जोड़ने हैं आपको? 3, 1 2 3 और Cl लिगेंड कितने हैं? 3, 1 2 3। तो यहां देखो प्राइमरी वैलेंसी 0, सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई। तो इस तरह से बच्चों अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी थ्योरी को सत्यापित किया था, यानी कि प्रूव किया था। तो बच्चों ये थी अल्फ्रेड वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिसको मैंने आपको समझाया। अगर ध्यान से आप इसको समझ रहे होंगे तो ये आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। एक बार फिर अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं फैक्ट बाय फैक्ट। बच्चों इन्होंने क्या कहा था? अल्फ्रेड वर्नर ने यह कहा था कि धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, दूसरा फैक्ट यह था कि प्राथमिक संयोजकताएं ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकताओं को डॉटेड लाइनों से डिनोट करते हैं और द्वितीयक संयोजकताओं को सॉलिड लाइनों से डिनोट करते हैं। तो ये इनका था फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3,
फैक्ट नंबर 3 ये था कि प्राथमिक संयोजकताएं अधिशात्मक होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं और द्वितीयक संयोजकताओं के विन्यास से उपसहसंयोजन यौगिकों की ज्यामिति निर्धारित होती है। 3 फैक्ट ये हो गए। चौथा फैक्ट ये कहता है कि जब उपसहसंयोजन यौगिक को जल में घोला जाता है तो उसकी प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े ऋण आयन जो होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, लेकिन द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं। और बर्नर ने अनआयनित भाग को बड़े ब्रैकेट में लिखा और आयनित भाग को बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा। फैक्ट नंबर 4 हो गया। फैक्ट नंबर 5 ये कहता है कि जो द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े लिगेंड होते हैं उनका अंतराकाश में विन्यास अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि जो द्वितीयक संयोजकताओं से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनका विन्यास भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण से उपसहसंयोजन यौगिक त्रिविम समावेशिताएं यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। 5 फैक्ट हो गए। छठवां फैक्ट आपके सामने है कि बर्नर ने अपने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए कोबाल्ट थर्ड की अपक्रिया अमोनिया से कराई और प्राप्त यौगिक को वायु में ऑक्सीकृत करके ये 5 यौगिक प्राप्त किए और इन यौगिकों में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं का पता लगाने के लिए इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई और ये अपक्रियाएं प्राप्त की और इनकी सहायता से इनकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को प्राप्त किया और इनका ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है बच्चों, ये था बर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब बच्चों थोड़ा और मैं आपको समझाता हूं, मैं इसे अब कर रहा हूं साफ। मॉडर्न यानी कि आधुनिक परिपाठी में या बर्नर ने ही बच्चों बर्नर ने इसको कैसे डिनोट किया, इसको उन्होंने लिखा CO द्वितीयक संयोजकताएं कितनी है 6 CONH3 का होल 6। ये भाग इन्होंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके बाहर लिखा प्राथमिक संयोजकताओं को यानी कि आयनित भाग को। इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया CONH3 NH3 कितने हैं 1 2 3 4 5 NH3 का होल 5 डॉट H2O। ये इसमें लिगेंड है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल को यानी कि अनआयनित भाग को स्क्वायर ब्रैकेट में और आयनित भाग को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। इसको कैसे लिखा CO देखो 1 2 3 4 5 CONH3 का होल 5 और एक Cl लिगेंड है। केंद्रीय धातु और लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि बड़े ब्रैकेट में और अनायनित भाग को बड़े ब्रैकेट के बाहर लिख करके व्यक्त किया। किसने अल्फ्रेड बर्नर ने। इसको लिखने का तरीका CONH3 कितने हैं 1 2 3 4 CONH3 का होल 4 और 2 इसमें Cl लिगेंड है और इसके बाहर आयनित भाग कितना है 1, तो Cl एक बाहर जाएगा जो कि साधारण आयन है। और इसको कैसे लिखा जाता है CONH3 का होल थ्राइस और यहाँ Cl का होल थ्राइस। इसमें कोई भी आयनित भाग नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ अल्फ्रेड बर्नर का सिद्धांत। अब बच्चों इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसको समझते हैं। लिमिटेशंस सीमाएं बच्चों इसकी सीमाएं ये हैं कि ये सिद्धांत बर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है कि उपसहसंयोजन यौगिकों के या ऐसे कह लो उपसहसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय व प्रकाशिक गुणों की व्याख्या ये थ्योरी नहीं करती है। किसकी व्याख्या नहीं करती है? चुंबकीय गुणों और प्रकाशिक गुणों की। अब देखिए द्वितीयक संयोजकताएं उपसहसंयोजन यौगिकों की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती हैं, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज जो ज्योमेट्री निर्धारित करती हैं ये कैसे निर्धारित करती हैं, इसकी भी व्याख्या बर्नर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये इसकी सीमाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि बर्नर का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो उपसहसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय व प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सकी। दूसरी क्या है कि
जो द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े लिगेंड उपसह संयोजन यौगिकों की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती हैं, इसकी भी व्याख्या बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी नहीं कर पाई। तो अब यहां से ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको इसका नोट्स बोर्ड पर अवेलेबल कराने जा रहा हूं। तो बच्चों इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जा रहे होंगे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका कंप्लीट नोट्स मैं बोर्ड पर आपको सिस्टमैटिक ढंग से अवेलेबल कराने जा रहा हूं, तो चैनल पर बने रहें, जाए नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी राइट डाउन कर दी है। इसे आप अपनी कॉपी में पॉज करते हुए राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेते हुए राइट डाउन कर लें, जैसे आपको सुविधा दिखे। एक बार रीड किए दे रहा हूं। अल्फ्रेड बर्नर ने 1893 में उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना एवं गुणों की व्याख्या करने के लिए उपसह संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपसह संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं प्राइमरी वैलेंसीज, जिसको शॉर्ट में मैंने पीवी से डिनोट किया है। द्वितीयक संयोजकताएं सेकेंडरी वैलेंसीज, जिसको शॉर्ट में मैंने एसवी से डिनोट किया है। पॉइंट नंबर सेकंड यानी कि फैक्ट नंबर सेकंड, प्राथमिक संयोजकताएं ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों से संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं बिंदुकुत रेखाओं यानी कि डॉटेड लाइंस द्वारा, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं ठोस रेखाओं यानी कि सॉलिड लाइंस द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और आधुनिक परिपाठी में यानी कि जो वर्तमान परिपाठी है उसमें प्राथमिक संयोजकताओं को ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा और द्वितीयक संयोजकताओं को उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, प्राथमिक संयोजकताएं अधिशात्मक होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं। उपसह संयोजन यौगिकों की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकताओं के विन्यास से निर्धारित होती है। फैक्ट नंबर 4, जब उपसह संयोजन यौगिकों को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित रहती हैं। बर्नर ने अनआयनित भाग को बड़े कोष्ठक में और आयनित भाग को बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा। फैक्ट नंबर 5, द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े लिगेंडों को विभिन्न प्रकार से अंतराकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार इनका विन्यास भिन्न भिन्न होता है और उपसह संयोजन यौगिक त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसे राइट डाउन करें। अब बच्चों फैक्ट नंबर 6 को राइट डाउन कर लीजिए। फैक्ट नंबर 6 को मैं रीड किए दे रहा हूं। बर्नर ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए कोबाल्ट थर्ड एवं NH3 की अपक्रिया से प्राप्त यौगिक को वायु में ऑक्सीकृत किया और निम्न यौगिक प्राप्त किए। पहला COCl3.6NH3, दूसरा COCl3.5NH3.H2O, तीसरा COCl3.5NH3, चौथा COCl3.4NH3, पांचवा COCl3.3NH3। बर्नर ने इन यौगिकों में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताएं प्राप्त करने के लिए इन यौगिकों के 1 मोल जलीय विलयन की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई और निम्न अपक्रियाएं प्राप्त की। अपक्रियाएं आपके सामने हैं। COCl3.6NH3 1 मोल प्लस 3 AgNO3 गिव्स CONO3 का होल थ्राइस .6NH3 प्लस 3 AgCl। इस तरह से सारी रिएक्शन आपके सामने, आप इसे पॉज करते हुए नोट कर लें। बच्चों ये संरचनाएं बनी हुई हैं उपसह संयोजन यौगिकों की जो अल्फ्रेड बर्नर ने यौगिक प्राप्त किए थे। COCl3.6NH3 की है, ये COCl3.5NH3.H2O की है, ये COCl3.5NH3 की है, ये COCl3.4NH3 की है और ये COCl3.3NH3 की है। यहाँ PV का मतलब प्राइमरी वैलेंसीज प्राथमिक संयोजकताएं, SV का मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज यानी कि द्वितीयक संयोजकताएं। यहाँ प्राथमिक संयोजकताएं 3 हैं, द्वितीयक संयोजकताएं 6 हैं। आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, जितनी सॉलिड लाइंस हैं वो द्वितीयक संयोजकताएं हैं। 1 2 3 4 5 6 आपको बता चुका हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट में लिमिटेशंस, सीमाएं। यह सिद्धांत उपसह संयोजन यौगिकों के चुंबकीय व प्रकाशीय गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा, पहली लिमिटेशन। दूसरी, द्वितीयक संयोजकताएं उपसह संयोजन यौगिकों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कैसे निर्धारित करती हैं, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा है। तो इसको भी बच्चों पॉज करते हुए आप राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट कर लें बच्चों। अब बच्चों यहीं से
अल्फ्रेड बर्नर का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी वो समाप्त होती है और इस लेक्चर को यहीं से समाप्त करते हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उनको वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें। बच्चों अधिक से अधिक आप शेयर करने की कोशिश करें अगर आपको मेरी केमिस्ट्री समझ में आ रही है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। मेरे लेक्चर वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इंप्रूव हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।